केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अल फलाह का संस्थापक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सिद्दीकी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसी के साथ पीएमएलए एक्ट के तहत जवाद की गिरफ्तारी की गई है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली धमाके के बाद लगातार सवालों के घेरे में है, हर रोज जांच के बाद बड़े खुलासे हो रही हैं। जानकारी ये भी सामने आई कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 और 13 में धमाके को लेकर रणनीति बनाई गई। बड़ी बैठकें होती थी, पूरे देश को दहलाने की साजिशें रची गई। और अब बड़ी जानकारी यहाँ पर ये कि अल फलाह के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, अल फलाह को लेकर लगातार कार्रवाई तो चल ही रही थी, लेकिन अब जवाद सिद्दीकी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? हाँ जी बिल्कुल, ईडी की लगभग 15 घंटे तक ये रेड चली और रेड के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको अरेस्ट किया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली ओखला अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ। सुबह 5 बजे के आसपास जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पे दाखिल होते हैं। सभी जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे चेक किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। पीएमएलए के तहत जो है ये केस रजिस्टर किया गया था। लगभग 19 ठिकानों पर जो है ईडी ने आज रेड करी है, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्टी हैं, उनके जो सहयोगी है, लगभग 19 ठिकानों में रेड की जाती है और 15 घंटे तक जो है ये रेड चलती है। अभी फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के फ्लैट में हेडक्वार्टर बना हुआ, जहाँ पे ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और 15 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे। तो अब फिलहाल 3 गाड़ी जो आई थी ईडी के अधिकारी वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और फिलहाल अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और पूरी जानकारी जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो 19 ठिकानों पे ईडी की टीम ने रेड करी है, इसमें ये देखा गया कि पैसे का जो सोर्स था वो क्या था। इसके अलावा ये जांच देखी जा रही है कि किस तरीके से जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे पाई गई थी, उसी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया जाता है और आगे की जो लीगल एक्शन है वो यहाँ पे लिया जाता है। इससे पहले एनआईए की टीम जो है वो जांच कर रही है। एनआईए के अलावा ईडी की टीम जो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची। 12 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर जो कमरा था उनमें भी जो था सर्च ऑपरेशन किया गया और आखिर में दस्तावेज पूरे न होने के कारण से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो चेयरमैन है उनको ईडी की टीम अरेस्ट कर लेती है और माना जा रहा है कि जल्द ही उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और जो है उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी। पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं, जहां पर अल फलाह के दिल्ली वाले ऑफिस पर लगातार ईडी की रेड चली। 15 घंटे की रेड के बाद यहां पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। साहिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं जैश के आतंकी मैडम सर्जन शाहीन की। जी हाँ, जैश की आतंकी मैडम सर्जन यानी शाहीन शाहिद लगातार नए प्लान पर काम कर रही थी। मैडम सर्जन को जैश ने मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के ब्रेन वॉश का टारगेट दिया गया था। कैसे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर अचानक भट्टी चलाने लगी? आतंकी शाहीन के ब्रेन वॉश के पीछे आखिर कौन लोग जिम्मेदार थे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। वो इश्क में गिरफ्तार हुई और मसूद अजहर के हाथों की कठपुतली बन गई। उसे मोहब्बत ने गुमराह किया और वो लोगों के खून की प्यासी हो गई। मुजम्मिल ने ब्रेन वॉश किया और शाहीन शाहिद मैडम सर्जन बन गई। लखनऊ की रहने वाली शाहीन शाहिद ने प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की, फिर यूपी पीएससी पास कर कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। कुछ साल वहां नौकरी करने के बाद अचानक गायब हो गई। फिर जब मिली
तो एक संदिग्ध आतंकी की पहचान के साथ। लेकिन अच्छी पढ़ाई लिखाई और साउथ मुंबई के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में निकाह के बाद ऐसा क्या हुआ कि शाहीन शाहिद ने दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर लिया? ऐसा क्या हुआ जिसने उसके हाथों से कलम छीनकर बारूद और बंदूक थमा दी? आज जिस शाहीन को हम मैडम सर्जन और आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर के तौर पर पहचानते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल और करियर को प्राथमिकता देने वाली महिला थी। लेकिन पति और 2 बेटों समेत भरा पूरा परिवार छोड़कर एक दिन वो सबकी नजरों से ओझिल हो गई। जानकारी के मुताबिक शाहीन शाहिद विदेश जाना चाहती थी, मगर पहुंच गई आतंक के अड्डे अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई से मुलाकात हुई। आतंक का पाठ पढ़ चुके डॉक्टर मुजम्मिल के साथ शाहीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। वक्त गुजरने के साथ शाहीन और मुजम्मिल एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए और इसी का फायदा उठाकर मुजम्मिल ने शाहीन के कानों में आतंकी सुर फूंकने शुरू कर दिए। मुजम्मिल ने शाहीन को इस कदर तैयार कर दिया कि वो जैश-ए मोहम्मद की आंखों का तारा बन गई और शाहीन अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए महिला फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुट गई। डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन मानव बम तैयार करने के अपने मिशन में जुट चुकी थी, लिहाजा वो उन महिलाओं की तलाश कर रही थी जो कि तलाकशुदा हो या अपने परिवार और अपने बच्चों से अलग रहती हो। खास तौर पर शाहीन उन लड़कियों की भी तलाश कर रही थी जिनकी उम्र 14 से 18 साल हो, ताकि उन लड़कियों का जल्दी से ब्रेन वॉश किया जा सके और मानव बम बनाने में एक बड़ी मुहिम जो शाहीन चला रही थी उसमें उन लड़कियों को जोड़ा जा सके। जांच एजेंसियों को शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारियां मिली। पता चला है कि वो सिर्फ महिलाओं का फिदायीन दस्ता ही तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि इस दस्ते को तबाही के साजो सामान से लैस करने की प्लानिंग में भी जुटी थी। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने महिला फिदायीन दस्ता तैयार करने के प्लान का नाम मिशन काफिर रखा था। शाहीन ने महिला फिदायीन दस्ते के लिए विस्फोटक भी मंगवाए थे और कोड वर्ड में मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था। लेकिन शाहीन मानव बम बनाने वाले प्लान को अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। उसे जरूरत थी एक ऐसे टीम की जो कि विस्फोटक को तैयार कर सके और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी शाहीन की मदद करे। इस आतंकी प्लान में उसका सबसे बड़ा साथी बना शाहीन का खास दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल। मुजम्मिल अहमद गनई ने शाहीन को सिर्फ दहशत के रास्ते पर ही चलना नहीं सिखाया, बल्कि देश को दहलाने की साजिश रचने और उसे अमली जामा पहनाने में भी उसका पूरा साथ दिया। यह तस्वीर इसकी बानगी है। आतंकी मॉड्यूल के सदस्य और भारत में महिलाओं का फिदायीन दस्ता तैयार कर रही डॉक्टर शाहीन ने अपने प्रेमी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई के साथ एक ब्रीजा कार खरीदी थी। ये कार 25 सितंबर को खरीदी गई थी और इसका पेमेंट कैश में किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये वही कार है जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए विस्फोटक ले जाने या बम पहुंचाने में होने वाला था। लेकिन 13 नवंबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस कार को बरामद कर लिया गया। इस कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में HR87U 9988 नंबर से हुआ था। ये कार फरीदाबाद के अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के कैंपस में मिली। तो जांच में पता चला है कि कुल 32 कारें सीरियल धमाकों के लिए तैयार की जा रही थी। इन कारों का इस्तेमाल दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करने के लिए होना था। इनमें से 6 धमाके 6 दिसंबर को दिल्ली में होने थे। बारूदी कार से हाहाकार मचाने
और महिला फिदायीन दस्ता तैयार करने वाली शाहीन ने खतरनाक प्लान बनाया था। लाल किले के पास उसके साथी उमर नबी ने ब्लास्ट को अंजाम भी दिया, लेकिन खुफिया और जांच एजेंसियों ने धमाके के बाद उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उसके हर रंग रूट, उसके हर साथी, उसके हर हमराज पर शिकंजा कसा जाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि देश में रहने, देश में खाने और देश से कमाने वाले ये लोग देश के ही खिलाफ खूनी साजिश क्यों रचते हैं? ऐसे लोगों और इनके हमदर्दों को ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती जो नजीर बने? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक ऐसी महिला जिसे लेकर अब हर रोज बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, एक ऐसी महिला जो जैश के आतंकियों के संपर्क में थी, एक ऐसी महिला जो पूरे देश में टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क खड़ा करना चाहती थी। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी नापाक हरकतों को, नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है और अब यहां पे हर रोज धरपकड़ के साथ बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दानिश को दिल्ली लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी दानिश की पेशी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई और यहां दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। दानिश वही खूंखार आतंकी है जो हमास की तर्ज पर ड्रोन बनाकर दिल्ली में हमले करने की फिराक में था। उससे हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये पता चला है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल की एक बड़ा हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर और क्या-क्या खुलासे हुए हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आतंकी दानिश की ड्रोन साजिश का पर्दाफाश। हमास की तर्ज पर हमले की फिराक में था दानिश। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए तार खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हमला करने वाले आतंकी उमर के करीबी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी साजिश का हिस्सा रहे दानिश को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी हुई। पेशी के बाद दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया और अब दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई छापेमारी तेज कर दी है। अब जांच बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे थे कि कोर्ट परिसर के बाद जो है वो पूरी तैयारी जो है वो की गई, फिर उसके बाद बम थ्रेट का आना, लगातार तार जो है वो जुड़ रहे हैं, डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं कि एक गिरफ्तारी से दूसरी गिरफ्तारी, फिर उसके बाद क्या अब और गिरफ्तारियां होंगी, इसे ट्रेनिंग कैसे मिलती थी, अगर इसने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी तो इसे ट्रेनिंग कौन दे रहा था, क्या अलग अलग तरीके से कोई हब बनाए हुए थे जहां पर इन्हें एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाती। अलग अलग लेवल पर हम देख रहे हैं अलग अलग जांच जो है वो चल रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जांच चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रहा है, एनआईए जो है वो जांच कर रहा है, ईडी फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं अलग अलग एजेंसियों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये। आतंक का खौफ फैलाने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर का करीबी दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के लिए दानिश एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो रहा है। दानिश का आरोप है कि वो हमास की तर्ज पर दिल्ली में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा था। दानिश जैश-ए-मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले के फिराक में था। जैश-ए-मोहम्मद का यही मॉड्यूल छोटे छोटे रॉकेट भी बना रहा था जिन्हें सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। वो उमर का खास साथी बताया जा रहा है। उसने ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद की थी। ये मॉड्यूल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, जो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों के से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉड्यूल जैसा था। इस मामले में पहले आमिर रशीदी अली को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी I-20 कार हमले में इस्तेमाल की गई थी।
रिपब्लिक भारत की टीम आतंकी दानिश के घर पहुंची। दानिश के परिवार वालों से बात करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन वहां जो हमें पता चला वो किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को आतंकी बनाने की तालीम दे। दानिश के पिता को जब ये पता चला कि उनका बेटा दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले में शामिल था, तो वो सदमे में चले गए। दानिश के पिता ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो गई। पिता अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए। वो ये कि आखिर कौन सी कट्टरपंथी सोच है जो युवाओं के अंदर भरी जा रही है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे युवा हाथों में बम, गोले, बंदूक और हथियार थाम लेते हैं। वो गलत संगति में हैं और अपने स्मार्टफोन का दुरुपयोग करते हैं। गलत संगति से मतलब है जब वो ऐसे तत्वों के साथ उठते बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं जो कि देशद्रोही हैं और भारत में नफरत पैदा करना चाहते हैं। और स्मार्टफोन के दुरुपयोग से मतलब है जब वो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के लिए या ऐसी भड़काऊ लेख पढ़ने के लिए जिसमें भारत विरोधी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि बार बार जब एक इंसान पढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद यही सच है। दानिश के पड़ोसियों का कहना है कि दानिश एक बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि सीधे साधे नकाब के पीछे एक खौफनाक साजिश का चेहरा छिपा है जो देश को दहलाने की फिराक में था। जब देखा ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं देखा नहीं उसको। कोई जानकारी थी आप लोगों को उसके दिल्ली जाने के बारे में, फरीदाबाद जाने के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बता कर नहीं गया था? घर से बता कर जब गया ही नहीं तो हम क्या बता के जाएंगे? क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आमिर जो है वो फरीदाबाद में i20 कार जो है वो खरीद रहा है और वर्कशॉप से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बाकायदा वीडियो है उसका। पता नहीं कैसे है, हमें मालूम नहीं है, घर में मालूम नहीं है। अब सवाल यह है कि आतंक की इस फैक्ट्री को पनाह भला कौन दे रहा है? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के बीज सालों से बोए जा रहे थे और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक कैसे नहीं हुई। दिल्ली आतंकी हमले के बाद सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े कदम उठा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर एंगल से इस हमले की जांच हो। सरकार को शक है कि यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। उधर अल फलाह पर भी जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दानिश अब एजेंसी की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ किए जाएंगे और माना यह जा रहा है कि दानिश बोलेगा और कई राज खोलेगा। हालांकि सिर्फ दानिश एक किरदार नहीं है, बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिन्होंने उमर और तमाम लोगों की मदद की थी और इसी वजह से एजेंसीज अब लगातार इस नेटवर्क को खंगाल रही हैं। यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर तक जो नेटवर्क जुड़े हुए हैं उन पर एक एक करके कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में बम बांधकर फटने वाला उमर बेहद कट्टर था। वो आत्मघाती हमले के लिए खुद को काफी पहले से ही तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर दूसरों को भी बम बांधकर जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा था। आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी जिहादी मानसिकता का पता चल रहा है। आपको भी दिखाते हैं। जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई वो मासूमों की जान का दुश्मन बन गया। आतंकी उमर की आंखों पर कट्टरपंथ का ऐसा पर्दा पड़ा कि सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने लगा। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला कैसे देश के खिलाफ जहर उगलने लगा? सवाल बहुत है लेकिन जवाब एक ही है, जिहादी मानसिकता। आतंकी डॉक्टर उमर की जिहादी मानसिकता वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता दिखाई दे रहा है। आतंकी उमर जिहादियों को मानव बम बनने के लिए उकसा रहा है। सवाल ये है कि इन पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये कट्टरपंथ भला कैसे आया और ये देश के खिलाफ कैसे हो गए? जिस देश में वो पैदा हुए उसी देश के खिलाफ साजिश कैसे रचने लगे? आतंकी उमर की वीडियो का हर शब्द नफरती है।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उमर जिहादी सोच की जकड़ में है। कट्टरता से भरे इन नफरती शब्दों के पीछे घबराहट नजर आई। आंख चुराने वाली आदत सामने आई जो आतंकियों में अक्सर देखी जाती है। उमर के बयान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, तो सवाल भी कई हैं कि क्या आत्मघाती हमला करने से डर रहा था उमर को क्या एहसास हो गया था कि वो गलत है, खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा था, वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, पकड़े जाने पर बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। अच्छी पढ़ाई लिखाई तो भला ये जिहादी सोच कहां से आई? ये वीडियो एक ऐसे दिमाग की निशानी है जो मानवता को दुश्मन और मौत को लक्ष्य मान चुका है। उमर का वीडियो एक तरह का ब्रेन वॉश और जिहादी सोच वाले पैटर्न का सबूत है, जिसमें आतंकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करते हैं। डॉक्टर उमर नबी जैसे लोग जानते हुए भी कि सुसाइड बॉम्बिंग ना तो डेमोक्रेटिक है ना सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब किसी खास उद्देश्य या मिशन के साथ किसी खास जगह पर किसी खास समय पर ये की जाती है तो ये शहादत हो जाती है, और शहादत अल्लाह को प्यारी है। बस यही कहकर पढ़े लिखे लोगों को भी रेडिकलाइज कर दिया जाता है। आतंकी उमर ने धमाका किया, लेकिन उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो अरुणा आसिफ अली रोड का है। धमाके से पहले करीब 2:35 का है। उमर वीडियो में फैज़े इलाही मस्जिद में जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के तार फैज़े इलाही मस्जिद से जुड़ गए हैं। सवाल है कि क्या विस्फोट से पहले उमर नमाज पढ़ने गया था? क्या मस्जिद में जाने का मकसद किसी से मिलना था? क्या इस मस्जिद में आतंक की तालीम दी जाती है? विस्फोट से ठीक पहले उमर का इस मस्जिद में जाना महज इत्तेफाक था, और उमर ने 15 मिनट तक मस्जिद में क्या किया? जांच एजेंसियां फैज़े इलाही मस्जिद के उमर से कनेक्शन की जांच कर रही हैं। धमाके से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मानव बम बनने वाली इस जिहादी सोच का खात्मा कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस जिहादी सोच की जकड़न ही है कि देश के कई ऐसे युवा दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कॉलर हैं, जो हमारे आपके बीच रहते हैं। पेशा है डॉक्टरी का, यानी लोगों की जान बचाने का, लेकिन यही डॉक्टर्स इंसानों के खून बहाने को लेकर बेताब दिखाई दिए, और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के लिए सेंटर में आ गई है, जहां से हर रोज जांच के बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो इस नेटवर्क के खुलासे के बाद शिकंजे में आए डॉक्टर आदिल को लेकर चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ है। जांच में ये सामने आया है कि आदिल भी दिल्ली धमाके के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसके नापाक मंसूबे पासपोर्ट की अर्जी खारिज होते ही हवा हो गए और वो चढ़ गया एजेंसियों के हत्थे। दिल्ली धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जम्मू से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक आतंक के अड्डे सामने आ रहे हैं। कहीं से कार मिल रही है तो कहीं से बारूद, और इन खुलासों और आतंक के अड्डों के पीछे है व्हाइट कॉलर आतंकी। ये पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को दहला कर रख दिया। अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। आतंक को लेकर हो रहे खुलासों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है डॉक्टर आदिल। आतंकी आदिल इस टेरर मॉड्यूल की पहली कड़ी है। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आदिल अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकी आदिल और आतंकी दानिश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहीं से दोनों ने दहशत की कहानी लिखना शुरू किया।
रिपब्लिक भारत इस वक्त दानिश के घर पर मौजूद है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि जब दानिश और दानिश के पिता को एनआईए की टीम यहाँ से लेकर गई थी, उसके बाद वहाँ से जब दानिश के पिता को छोड़ा गया तो घर आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उनकी कल परसों देर शाम जो है वो जान चली गई। कल मिट्टी हुई हो और उसके बाद आप देख सकते हैं घर में जो है वो लगातार आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। आदिल दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग करने वालों में से एक है। जैश मॉड्यूल से जुड़ा आदिल देश छोड़ने की फिराक में था। आदिल ने पासपोर्ट बनाने की अर्जी भी दी थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका प्रोजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहाँ से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। आतंकी आदिल का भाई आतंकी मुजफ्फर जैश के पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। माना जा रहा है कि आदिल धमाके के बाद अपने भाई मुजफ्फर के पास देश छोड़कर भागने की फिराक में था। आतंकी मुजफ्फर अफगानिस्तान में छिपा बैठा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। जांच एजेंसियां उन तमाम नामों तक पलक पहुंचना चाहती है जो नाम इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इस पूरी कड़ी का हिस्सा थे। और यही वजह है एनआईए ने अधिकतम 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दानिश और आमिर को लेकर दी है। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद से ही इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने जीएमसी अस्पताल में आदिल के लॉकर से AK-47 और गोला बारूद बरामद किया था। अब जीएमसी अस्पताल में सख्त एक्शन जारी है। जीएमसी जम्मू के डॉक्टरों से सभी लॉकर वापस ले लिए गए हैं। लॉकरों की तलाशी की जा रही है। तलाशी के बाद लॉकरों को फिर से अलॉट किया जाएगा। लॉकरों के अलावा आवंटित अलमारियों को भी वापस लिया गया है। लॉकर वाले एरिया की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आतंकी आदिल जैसे लोग इस कट्टरपंथ नाम के वैचारिक वायरस को अपने आसपास के लोगों में फैलाते हैं। कट्टरपंथ के इस जहर का शिकार दानिश भी हुआ। ऐसे वायरस से लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस का नतीजा बस आतंकवाद और कट्टरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदिल को लेकर के अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। पता ये चला है कि आदिल यहां पर बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से जो पासपोर्ट की अर्जी थी वो खारिज हो गई। अब बड़ी खबर यहां पर यह है कि न सिर्फ आदिल बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क को लेकर अब जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं और 200 से ज्यादा ऐसे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में न सिर्फ एक्टिव है बल्कि एजेंसीज की रडार पर भी आ गए हैं। बात करेंगे इसी से जुड़ी अगली खबर की, जहां पे एक ओर लाल किले पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, आतंकियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर
हमारे ही आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आतंकियों को वैचारिक पनाह दे रहे हैं। ये लोग आतंक के सौदागरों के लिए हमदर्दी रखते हैं और ये वही लोग हैं जिनको जनता ने अपने हक की लड़ाई के लिए चुना है। और ये वही लोग हैं जो विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब ये हमदर्द गैंग और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन क्यों? क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए? ये आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। 10 नवंबर की तारीख को लाल किले पर खूनी खेल खेला गया। दहशतगर्दों ने 12 लोगों की जान ले ली। इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पूरे देश में गम का माहौल है, गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों के साथ हमदर्दों की फौज खड़ी होने लगी है। हमदर्दी करने वालों में एक नहीं बल्कि कई हैं। चेहरे बदल रहे हैं लेकिन आतंकियों के समर्थन वाली भाषा नहीं बदलती। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कश्मीर से था। आतंकी समर्थन स्लीपर सेल भी कश्मीर में मौजूद है, लेकिन आतंकियों को वैचारिक समर्थन देने वाले जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। आज एक एक करके आपको हमदर्दों के इस गैंग के मेंबरों से मिलवाएंगे, उनके बयान भी सुनवाएंगे कि कैसे इस पर सियासी तूफान उठा है, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर की एक पार्टी पीटीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का वो बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लाल किले पर हुए आतंकी हमले को उन्होंने कश्मीर की मुसीबत बताया और कहा कि लाल किले के सामने जो हुआ वो कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान आतंकवाद को खुला समर्थन है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी? तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी खौफनाक आतंकी हमले के मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर को खुलेआम समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर उमर नबी का बचाव करते हुए उन्हें रास्ते से भटका हुआ युवक करार दिया है। खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, और ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद ने आतंकियों को भटका हुआ बताया तो इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज हो गया है। किसने मिसगाइड किया था? इमरान मसूद ने। कौन मिसगाइड करता है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को मिसगाइड करने का काम इमरान मसूद बताएं कौन करता है, उसको सामने ले आए दुनिया के सामने। आप जो हैं बारंबार इमरान मसूद और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है उसके नेता जो हैं लगातार जिहादियों के लिए कवर फायर देते हैं। कवर फायर देना बंद करें। कांग्रेस के ही सांसद हुसैन दलवई इस गंभीर मामले में संवेदनशीलता भूल गए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए बयान दिया कि चुनाव आते ही धमाकों की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। उनके इस बयान से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है या क्या होता है, इसका एक काम ये, और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं। ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों ने कट्टरता का समर्थन किया हो। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब विपक्ष खुलकर आतंकियों के समर्थन में आता है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने उसे भटका हुआ युवक करार दिया था।
उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल माजिद लारमी ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक शौकत हुसैन ने बुरहान को शहीद कहा था। वहीं आतंकी याकूब मेमन के मारे जाने पर सीपीआईएम के नेताओं ने कहा था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्हें विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था, उन्होंने राष्ट्रपति को याकूब मेमन की दया याचिका पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। वहीं अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है, उसे अपने परिवार से मिलने नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो राजनीति की आड़ में आतंक को समर्थन दे रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियों को देश में लगी आग के ऊपर सेक रहे हैं? सवाल है कि इन लोगों के लिए राष्ट्र बड़ा है या फिर मजहब? ये लोग आतंकियों को बचाने की कोशिश भला क्यों करते हैं? क्या इन लोगों को भी कट्टरपंथी नहीं कहना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वोट बैंक के लिए आतंकियों का समर्थन कब तक होगा? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां 13 निर्दोष लोग सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो गए, वहां ऐसे बयानों को माफ कर देना क्या सही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस धमाके में 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए, उनके साथ सिंपैथी जताने की बजाय आतंकियों के लिए हमदर्दी वाले बयान दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे बयानों की फहरिस्त कब तक? आखिर आतंकियों के मददगार बने जो नेता हैं, ये वोट मांगने जाते हैं विकास के नाम पर, लेकिन बयान देते हैं आतंकियों के समर्थन में। और इसी वजह से यहाँ पर तमाम लोग जो है ऐसे नेताओं के खिलाफ अब खुलकर बोलने भी लगे हैं। जहां पे एक और लाल किले पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, आतंकियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे ही आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आतंकियों को वैचारिक पनाह दे रहे हैं। ये लोग आतंक के सौदागरों के लिए हमदर्दी रखते हैं और ये वही लोग हैं जिनको जनता ने अपने हक की लड़ाई के लिए वोट दिया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को चलती कार में हुए धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इससे पहले 8 सितंबर को राजगढ़ जिले के व्यावरा से कामरान और 18 अक्टूबर 2025 को भोपाल से अदनान खान को गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकी दिल्ली में धमाका करने की तैयारी में थे। इन्हें आईएसआई हैंडलर ने धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर नौजवानों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी थी और इसी वजह से अब इस घटना को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में अलर्ट है। जिस मॉड्यूल के तहत दिल्ली में धमाका किया गया, उस टेरर मॉड्यूल के तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रही हैं। उमर नाम के जिस फिदायीन ने दिल्ली में धमाका किया और जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया, उसके बाद से हर तरफ सतर्कता है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई और हरियाणा से लेकर यूपी तक हर जगह पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम एमपी का भी है, जिसे लेकर एक कयास लग रहे हैं। कयास इस बात की कि क्या शांति का टापू कहा जाने वाला एमपी अब आतंकियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। पिछले 3 साल में शहर से सीरिया से लेकर बांग्लादेश तक के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भोपाल से जिस आतंकी को पकड़ा था, उसे यूपी की एटीएस ने साल 2023 में पकड़ा था। उस पर समुदायों में बेमनस्यता फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, धमकी देने और आईटी एक्ट की धाराओं के अलावा यूएपीए की धाराओं में भी मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के 1.25 महीने बाद ही 26 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई। उसके बाद वो फिर से आतंकी संगठनों से जुड़ गया। राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं ये सभी आतंकी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 24 आतंकी हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 20 आतंकी हैं। हिज्ब उत तहरीर के 17 आतंकी बंद हैं। JMB के 4 और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के 4 आतंकी बंद हैं। इस जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 है और वर्तमान में यहाँ 69 आतंकियों को रखा गया है। सिमी के बाद अन्य प्रतिबंधित संगठनों ने यहाँ पे नेटवर्क फैलाए। जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने भोपाल में पनाह ली, लेकिन इंटेलिजेंस की सक्रियता से उनका मॉड्यूल ध्वस्त किया गया। इसके बाद NIA ने शाहजहानाबाद से PFI और हिज्ब उत तहरीर के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया कि कुछ युवक सीधे ISIS के संपर्क में थे। आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट नहीं दिखी। सबसे बड़ी विफलता ये रही कि शहर में किराएदारों का सत्यापन ठीक से नहीं हुआ। इसी कमी का फायदा आतंकियों ने उठाया और घनी बस्तियों में पनाह ले ली। 30-35 लाख की आबादी के किसी भी शहर में लगभग 3 से 4 लाख लोग एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में प्रतिदिन आते हैं और आसपास के शहरों से जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, यहाँ पे किराए के मकान लेकर के रह रहे हैं या किसी भी अन्य तरीके से अलग अलग जो एप्लीकेशन से जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन सही ढंग से हो, कोई आपराधिक तत्व ना हो या परिस्थितियों का इस तरह से दुरुपयोग ना करें। इसके लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए 163 BNSS में आदेश भी जारी किए हैं। लगातार उस पर पुलिस निगरानी भी रख रही है और इस तरह के सत्यापन को मकान मालिकों के खासतौर पर जो किराएदार हैं या किसी भी तरह की जो एजेंसीज में काम कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन अनिवार्य किया गया। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर आतंकियों के लिए है कि आखिर कैसे उनके लिए भोपाल और मध्य प्रदेश मुफीद बन रहे हैं। जांच एजेंसियों को इनकी भनक क्यों नहीं लगती, जबकि ISIS मॉड्यूल के जिस आतंकी को UP ATS ने साल 2023 में गिरफ्तार किया, अब फिर से दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा, तो MP की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर MP पुलिस की उस पर निगाह क्यों नहीं रखी। तो इसे लापरवाही कहें या फिर सत्यापन की कमी, जिसके चलते जो आतंकी थे जिन्हें अलग अलग मामलों में कभी बेल मिली थी, वो जाके बड़े आराम से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे घनी बस्तियों के बीच, और इसी वजह से अब एजेंसियों की ओर से कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यार छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।